हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी, उसका मीनिंग, उसका एवोल्यूशन और उसकी टाइप्स। तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं, उसका हम मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद उसका हम इवोल्यूशन समझेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो उभर करके आया, इमर्ज करके आया, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। और उसके बाद हम डेमोक्रेसी की टाइप्स समझेंगे, जिसके अंदर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका हम मीनिंग समझते हैं। जब मैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड से बन के मिला के बनता है। एक आ गया डेमोस और एक आ गया क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल और पावर। तो डेमोक्रेसी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक आ गया डेमोस पीपल, क्रेटोस मतलब रूल और पावर, जिसको हम मिला के डेमोक्रेटोस बोलते हैं या फिर डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब हो गया, डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन्स रूल या पावर, इसका मतलब रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी मतलब लोगों का राज, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का राज। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे लोग रूल करते हैं, लोग राज करते हैं। अब लोग जो हैं वो दो तरीके से राज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली लोग राज करें या इनडायरेक्टली लोग राज करें। डायरेक्टली राज करें मतलब डायरेक्टली रूल करें मतलब सारे लोग जो हैं वो खुद कानून बनाने लग पड़े, सारे लोग जो हैं खुद डिसीजन मेकिंग करने लग पड़े इकट्ठे होकर। और इनडायरेक्ट रूल मतलब जब लोग जो हैं वो खुद इकट्ठे नहीं हो रहे हैं बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेज रहे हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन लोगों के बिहाफ के ऊपर जो है रूल्स बना रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। तो आपको समझ आ रही है, लोग दो तरीके से रूल कर सकते हैं। एक आ गया डायरेक्टली करना मतलब डायरेक्ट रूल, और एक आ गया इनडायरेक्ट रूल। डायरेक्ट रूल का मतलब लोग सारे इकट्ठे मिलकर बैठकर जो है वो कानून बना रहे हैं, सारे लोग जो है वो इकट्ठा बैठकर पॉलिसीज बना रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहां पे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, क्या वहां पे सारे लोग इकट्ठे बैठकर रूल बना सकते हैं, फैसले ले सकते हैं? नहीं, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई ग्राउंड एक हमारे पास ऐसा ग्राउंड या जगह भी नहीं होगी जहां पे 140 करोड़ लोग बैठ सकें। इसलिए बड़े बड़े देशों में, इंडिया जैसे बड़े देशों में जो है, यहाँ पे लोग डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं बल्कि इनडायरेक्टली रूल करते हैं। मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ के ऊपर रूल बनाते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार की डेमोक्रेसी आती है, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि मैं दोबारा से डिटेल तरीके से टाइप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना सा समझ लीजिए कि लोगों का राज मतलब लोग दो तरीके से राज कर सकते हैं। एक डायरेक्ट रूल आ गया और एक इनडायरेक्ट रूल आ गया। अब इस डायरेक्ट रूल को मतलब जहां पे लोग डायरेक्टली रूल करते हैं उसी को हम जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। और जहां पे इनडायरेक्ट रूल होता है इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान में फॉलो की जाती है या अमेरिका में फॉलो की जाती है। ये मैं आगे दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर समझ नहीं आ रहा है तो। हमारे पास कुछ फेमस डेफिनेशंस आती हैं डेमोक्रेसी के ऊपर अलग अलग थिंकर्स की, जैसे कि अब्राहम लिंकन की अगर मैं बात करूं। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के ऊपर, उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और किसको नहीं पता होगी ये डेफिनेशन? हर किसी ने यही डेफिनेशन याद की होगी बचपन में कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों की सरकार, लोगों ने ही तो चुना है सरकार को। बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, मतलब लोगों ने जो है वोट दिए, लोगों ने जो है वो तब जाके सरकार बनाई। और फॉर द पीपल मतलब सरकार लोगों के लिए काम करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्कॉलर या थिंकर आते हैं उनका नाम है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल को हम जॉन स्टुअर्ट मिल भी कहते हैं। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे। इनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की मतलब सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन कहाँ पे? गवर्नमेंट में या फिर डिसीजन मेकिंग में। मतलब लोग खुद जो है वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब लोग खुद फैसले ले रहे हैं या फिर खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिसीज और लॉज बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया लोग डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब खुद से ही कमांड आपने संभाल ली, और आप इनडायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेज दिए हैं।
उसके बाद हमारे पास मेन फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं, पीपल आर सुप्रीम, लोग जो हैं वो सर्वोपरि हैं, लोग सबसे ऊपर हैं। तो जो असल में पावर है इट बिलोंग्स टू पीपल, पावर बिलोंग्स टू द पीपल। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि लोग सुप्रीम हैं, लोग सर्वोपरि हैं और जो पावर है वो लोगों को बिलोंग करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों से ही पावर डिराइव करते हैं हमारे रूलर्स, लोग ही वोट देते हैं उनको, तभी वो उनके पास पावर आती है। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब होता है कि पावर जो है वो लोगों के पास है। उसके बाद इसके अंदर आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब हर किसी के पास राइट टू वोट होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे अंबानी का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, तीनों के पास एक एक वोट है और इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। तो राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब हो गया आपके पास राइट टू वोट है, मतलब वोट देने का अधिकार है। अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हो तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी जाति धर्म से आते हो। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर आता है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, मतलब आप इलेक्शंस भी लड़ सकते हो, कोई भी आम इंसान जो है वो इलेक्शंस लड़ सकता है। हाँ, आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपके पास वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर आपको एमएलए की इलेक्शन लड़नी है तो 25 साल कम से कम उम्र आपकी होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, लेकिन हर कोई जो है वो इलेक्शंस लड़ सकता है। उसके बाद इसके अंदर थर्ड फीचर आता है मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। अब डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी का रूल होता है। मेजॉरिटी का रूल होता है मतलब जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आ गए वो जो है वो उसकी गवर्नमेंट बनेगी। जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं उसकी गवर्नमेंट बनेगी। जैसे हिंदुस्तान के अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं लोकसभा के अंदर? 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। अब इसके अंदर मेजॉरिटी क्या होगी? अगर 272 से ज़्यादा सीट्स जिसके पास आ जाती हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। तो मतलब मेजॉरिटी का रूल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइनॉरिटी होती है उसको सप्रेस किया जाता है। माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे की जाती है, माइनॉरिटी का राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 लोग थे राइट। 100 लोग में से 51 लोगों ने जो है बीजेपी को वोट दिया और बाकी जो 49 लोग थे इन्होंने कांग्रेस को और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अब सरकार किसकी बनेगी? मेजॉरिटी की बनेगी, मतलब 51 वोटर्स जिसके साथ हैं उसकी सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी की सरकार बन गई है तो जिन 49 लोगों ने वोट नहीं दिया है बीजेपी को, जो माइनॉरिटी में आते हैं, इनको आप जो है वो सप्रेस कर दोगे, इनका काम आप नहीं करोगे, इनको जो है आप दबाओगे। ऐसा नहीं है, बल्कि इनके राइट्स को भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये डेमोक्रेसी का अगला फीचर है। उसके बाद इसके अंदर आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, तो कानून हर किसी को बराबर नज़र से देखेगा। चाहे अंबानी के बेटे ने अपराध किया हो, चाहे गरीब के बेटे ने अपराध किया हो, कानून दोनों के लिए बराबर है। अगर अंबानी का बेटा जो है वो किसी का मर्डर करता है, अगर मोदी जी का बेटा अगर किसी का मर्डर करता है और एक गरीब का बेटा मर्डर करता है तो सारों को सेम सजा मिलेगी। तो कानून सभी के लिए बराबर है। उसके बाद इसके अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। आपके पास मतलब जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके पास अ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लाइफ है, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। तो आपके पास अलग अलग राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को दिए जाते हैं। उनको कई प्रकार की फ्रीडम्स दी जाती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपके पास कई सारी फ्रीडम्स होती हैं, मतलब लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स होती हैं। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाई जाती हैं, मतलब जो रूलर्स हैं उनको इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। लेकिन इलेक्शंस जो होती हैं वो फ्री होती हैं और फेयर होती हैं, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई धांधली नहीं होती है। अगर आपने बीजेपी को वोट डाला है तो वो बीजेपी को ही जाता है। हाँ, हालांकि कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि अगर आप बीजेपी को वोट डाल देते हैं तो वो कांग्रेस को चला जाता है, या फिर आप कांग्रेस को वोट डालते हो तो वो बीजेपी को चला जाता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। लेकिन इसके अंदर ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस होनी चाहिए। कोई मसल पावर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कोई पैसा, कोई शराब, दारू के नाम पे आप वोट नहीं लोगे, या फिर आपकी जो ईवीएम्स हैं वो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि जो
रूलर्स हैं, मतलब जो सरकार है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, लोगों के प्रति जवाबदेह है, मतलब गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। तो लोगों को जो है वो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, मतलब लोगों की तरफ जो है वो गवर्नमेंट की क्या है, जवाबदेही है। तो ये है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कुछ नहीं है बल्कि लोगों का राज है। लोग डायरेक्टली भी राज कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी राज कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर राज करेंगे मतलब सारे लोग इकट्ठे होके जो है वो लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं सारे लोग, कोई बड़ा छोटा नहीं है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसी को हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अगर लोग जो हैं वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, मतलब सारे लोग इकट्ठे एक जगह पे बैठकर लॉज और पॉलिसीज नहीं बना सकते हैं, और बड़े बड़े देशों में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग जो हैं वो अपने रूलर्स चुन के भेज देते हैं, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेज देते हैं पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेचर के अंदर। वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लोगों के बिहाफ के ऊपर फैसले लेते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इंडिया, इंग्लैंड या फिर अमेरिका जैसी कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आज के टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल फॉलो करती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हालांकि टाइप्स इसकी हम आगे दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी की रूट्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं, या डेमोक्रेसी कहाँ से उभर करके आई, डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेमोक्रेसी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके से हिस्टोरिकली डेवलप होकर आई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सबसे पहले शुरू कहाँ हुई, डेमोक्रेसी किस तरीके से एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में और मॉडर्न टाइम्स में कैसी होती थी डेमोक्रेसी, इसका एवोल्यूशन कैसा रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंशिएंट पीरियड के बारे में। मतलब जो हमारा एंशिएंट पीरियड था, मतलब आज से 2-3 हज़ार साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे क्या डेमोक्रेसी होती थी। तो एंशिएंट पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पहली बार कहाँ पे आया, एंशिएंट ग्रीस में आया फर्स्ट टाइम। याद रखना, पहली बार डेमोक्रेसी कहाँ पे आई, एंशिएंट ग्रीस में आई। बात समझ आ रही है, कब आई, 5th BC, मतलब 5th सेंचुरी BC में, मतलब आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स एगो, आज से 2500 साल पहले पहली बार डेमोक्रेसी जो है वो एंशिएंट ग्रीस में आई। मतलब जो ग्रीस है, आज के टाइम का जो ग्रीस है, ग्रीक जिसको आप कहते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो पहली बार देखने को मिली आज से 2500 साल पहले। वहां पे एक सिटी स्टेट थी, मतलब एक छोटा सा देश था जिसका नाम था एथेंस। तो एथेंस ने जो है वो पहली बार जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया। मतलब पहली बार वहां पे 2500 साल पहले जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल फॉलो किया जाता था। कहां पे, एथेंस में। एथेंस कहां पे है, ग्रीक, जो आज का ग्रीक है वहां पे है। तो एथेंस में पहली बार वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया गया। लेकिन आपको यह समझना है कि वो पूरे तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो पूरे तरीके से नहीं थी, बल्कि लिमिटेड थी। अब मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स क्यों समझाई थी डेमोक्रेसी की एडवांस में ही, क्योंकि मुझे बाद में भी समझानी थी, तो मैंने एडवांस में क्यों समझाई, मैंने इसलिए समझाई क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जिक्र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि लोग 2 तरीके से राज कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली राज करते हैं उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब डायरेक्टली राज करते हैं मतलब उसमें सारे के सारे सिटीजन्स जो होते हैं, मतलब 18 साल के ऊपर के जो भी नागरिक हैं, वो सारे इकट्ठा मिलकर बैठते हैं, फिर कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए, पॉलिसीज बनाते हैं और पूरे देश को चलाते हैं। जैसे आज के टाइम पे इस देश को कौन चला रहा है, सरकार चला रही है। पॉलिसीज कौन बना रहा है, सरकार बना रही है। कानून कौन बना रहा है, हमारे नेता बना रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सारे लोग मिलकर बनाते हैं। कौन से लोग, जिन लोगों के पास, जो लोग एल्डर होते हैं, मतलब जो लोग सिटीजन्स होते हैं, मतलब जो लोग 18 साल की उम्र के ऊपर के होते हैं, जिनके पास आज के टाइम पे वोटिंग का अधिकार है। लेकिन एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी तो, लेकिन वहां पे लिमिटेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। लिमिटेड मतलब वहां पे सारे लोगों के पास जो है वो राइट्स नहीं थे पार्टिसिपेट करने के गवर्नमेंट के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर। जैसे कि महिलाएं वहां पे वो जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी गवर्नमेंट के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर। जो स्लेव्स होते थे, गुलाम, और जो फॉरेनर्स होते थे, ये लोग जो है वो, इनके पास राइट्स नहीं होते थे, और ये लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, रूल मेकिंग में, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, देश की एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक लिमिटेड मॉडल हमें नजर आता है। पूरे तरीके से फुल फ्लैश तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है, बल्कि लिमिटेड डेमोक्रेसी हमें यहाँ पे नजर आती है। इसलिए आपको ये याद रखना कि पहली बार जो है वो लिमिटेड डेमोक्रेसी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, एथेंस में देखने को मिलती है, जो कि ग्रीस में है आज से 2500 साल पहले। तो ये है एंशिएंट पीरियड में डेमोक्रेसी किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ पे आई, ग्रीस में आई, और ग्रीस के एथेंस में जो है वो पहली बार डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया गया। लेकिन वो लिमिटेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, क्योंकि वुमेन, स्लेव्स, फॉरेनर्स के पास नो राइट्स थे, मतलब कोई राइट्स नहीं थे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में, वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, वो लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उसके बाद आइए अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं मेडिवल पीरियड। मतलब मेडिवल पीरियड के दौरान हमें कैसे डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी थी या नहीं थी। सबसे पहले ना मैं आपको एंशिएंट पीरियड कब से कब तक आता है, मेडिवल पीरियड कब से कब तक आता है, मॉडर्न पीरियड कब से कब तक आता है, और कंटेम्प्रेरी पीरियड कब से कब तक आता है, ये बता देता हूँ। देखो, जो हमारा एंशिएंट पीरियड है ना, एंशिएंट पीरियड वो बेसिकली 3000 BCE से लेके ऑन एन एवरेज 500 CE या फिर AD तक आता है। मतलब 3000 BC, मतलब इसमें 2000 और ऐड कर दो तो 5000 साल पहले से लेकर आज से 1500 साल पहले तक जो है हमारा एंशिएंट पीरियड आता है। कब से? 5000 साल पहले से लेकर 1500 साल पहले तक हमारा एंशिएंट पीरियड आता है। मेडिवल पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 500 सेंचुरी से लेके, मतलब आज से 1500 साल पहले से लेके आज से 500 साल पहले तक जो है हमारा मेडिवल पीरियड आता है। मतलब 500 सेंचुरी से लेके 1500 सेंचुरी तक, मतलब आज से 1500 साल पहले से लेकर 500 साल पहले तक। उसके बाद मॉडर्न पीरियड कब से कब तक आता है, तो मॉडर्न पीरियड जो है वो 1500 सेंचुरी से लेकर, मतलब आज से 500 साल पहले से लेकर 1945 तक आता है। मतलब आज से 1945 कितना पहले था, 50 वो जोड़ दो और 20 ये 70 मतलब 75-80 साल पहले तक जो है वो मॉडर्न पीरियड चला। कब से लेके 500 साल पहले से लेकर 80 साल पहले तक मॉडर्न पीरियड चला, मतलब 1945 तक। और 1945 से लेके अब तक जो टाइम है इसको हम कंटेम्प्रेरी पीरियड कहते हैं। अब बात समझ आ गई होगी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी कि हमारा एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड और कंटेम्प्रेरी पीरियड कब से कब तक चलता है। अब मेडिवल पीरियड में हमें डेमोक्रेसी कैसे देखने को मिलती है। देखो, डेमोक्रेसी जो थी ना मेडिवल पीरियड में, वो ऑलमोस्ट डिसअपियर थी। मतलब डेमोक्रेसी वहाँ पे हमें ज़्यादातर नज़र नहीं आती है। वहाँ पे बेसिकली चल रहा था मोनार्की और फ्यूडलिज्म। मोनार्की मतलब वहाँ पे राजा का रूल होता था और राजा का बेटा फिर राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, एक डायनेस्टी का रूल होता था, एक हेरिडिटरी रूल होता था। और वहाँ पे फ्यूडलिज्म नज़र आता था हमें। मतलब फ्यूडलिज्म एक प्रैक्टिस है कि राजा जो है, राजा के नीचे बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, बहुत सारा पैसा होता था, बहुत सारे पावरफुल वो लोग होते थे। तो मेडिवल पीरियड में मेनली हमें मोनार्की और फ्यूडलिज्म ही देखने को मिलता है। मोनार्की और फ्यूडलिज्म ने ही डोमिनेट किया मेडिवल पीरियड में। कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो ऑलमोस्ट डिसअपियर था, मतलब हमें देखने को नहीं मिलती है डेमोक्रेसी वहाँ पे ज़्यादातर। लेकिन वहाँ पे हमें मैग्ना कार्टा देखने को मिलता है, जो 1215 में आया था। और इस मैग्ना कार्टा के थ्रू जो है वो कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए थे। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट आता है 1215 में, मतलब आज से 800 साल पहले। कहाँ पे? इंग्लैंड में। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ये जो मैग्ना कार्टा था बेसिकली, इसके अंदर सिटिजन्स को कुछ राइट्स दिए गए थे। तो राजा वहाँ पे रूल किया करता था, लेकिन सिटिजन्स को भी कुछ राइट्स दिए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें ट्रेसेस वहाँ पे डेमोक्रेसी के देखने को मिलते हैं सिर्फ इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा के थ्रू। क्योंकि मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था, मतलब एक आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही एक डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर जो है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो लोगों को दिए गए थे। तो वहाँ पे मैग्ना कार्टा के सिवाय कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। मतलब इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी नहीं है, मैग्ना कार्टा के थ्रू लोगों को थोड़े से राइट्स दिए गए हैं, लेकिन ओवरऑल तरीके से वहां पे मोनार्की और फ्यूडलिज्म ही डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड आता है, और मॉडर्न पीरियड कब से कब तक चलता है? मैंने आपको बताया कि 1500 सेंचुरी से लेके 1945 तक चलता है। मतलब आज से 500 साल पहले से लेकर आज से 80 साल पहले तक। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? रिनेसा और इनलाइटनमेंट का जो पीरियड था, मतलब 16th 17th सेंचुरी में जो है वो हमें इनलाइटनमेंट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ रिनेसा देखने को मिलता है। रिनेसा का मतलब क्या होता है? रिनेसा का मतलब होता है
पुनर्जन्म होना, मतलब रीबर्थ होना, समाज का रीबर्थ हो रहा है। समाज पहले मेडिवल पीरियड में रह रहा था और मेडिवल पीरियड में लोग अंधविश्वास के ऊपर विश्वास रखते थे। वहां पे राजा रूल किया करता था, वहां पे चर्च डोमिनेट किया करता था, लोगों का रिलीजन के ऊपर बड़ा फेथ था, लोग रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, लोग सुपरस्टिशंस को फॉलो करते थे, लोगों के अंदर तर्क नहीं था, रीजन नहीं था, लॉजिक नहीं था। तो मेडिवल पीरियड को ही डार्क एज भी कहा जाता है कि ये अंधेर नगरी थी, या फिर मतलब एक तरीके का डार्क एज थी, मतलब अंधेरा था उस टाइम पे लोगों के बीच में। मतलब लोग जो थे वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे कि धर्म ने कहा है कि धरती चपटी है, फ्लैट है, तो उन्होंने मान लिया कि धरती फ्लैट है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रेनेसा है, रेनेसा के थ्रू क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ समाज का, उस समाज का जो समाज डार्क एज में रह रहा था। मतलब मेडिवल पीरियड खत्म हुआ और मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग हुई। मेडिवल पीरियड का खत्म होना मतलब क्या, डार्क एज का खत्म होना। मतलब लोग जो रीजन के ऊपर ब्लाइंडली फेथ रख रहे हैं, जो रीजन के अंदर रीजन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कई सारी सुपरस्टिशंस हैं, लोग जो है वो अपना माइंड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो सब खत्म हो गया। रेनेसा ने समाज को पूरे तरीके से पुनर्जन्म कर दिया, समाज का रीबर्थ कर दिया, और फिर हमारा स्टार्ट हो गया मॉडर्न पीरियड। तो जो रिनाइसा था और इनलाइटनमेंट, जब लोगों के अंदर जो है वो लोग रीजन का इस्तेमाल करने लगे, लॉजिक का इस्तेमाल करने लगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे और रिलीजन के ऊपर ब्लाइंडली फेथ उन्होंने रखना छोड़ दिया, सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास के ऊपर उन्होंने विश्वास रखना छोड़ दिया 16-17 सेंचुरी में। और इससे क्या हुआ, जो लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियाज़ थे वो रिवाइव हुए। मतलब उस वक्त लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो किसकी वजह से आई, रेनेसा और एनलाइटनमेंट की वजह से। उससे पहले लिबर्टी और इक्वालिटी नहीं होती थी। उससे पहले ये कहा जाता था कि धर्म ने ऐसे कहा है तो आपको ऐसे ही करना है, राजा ने ऐसे कहा है तो आपको ऐसे ही करना है, राजा के नीचे आपको रहना है, धर्म के नीचे आपको रहना है। लेकिन रेनेसा और एनलाइटनमेंट ने जो है उसको जो है वो ख़त्म किया, और रेनेसा और एनलाइटनमेंट की वजह से लोग अब लिबर्टी की डिमांड करने लगे, इक्वालिटी की डिमांड करने लगे कि हम किसी के नीचे नहीं रहना चाहते, हम किसी चर्च के या फिर स्टेट के नीचे या राजा के नीचे नहीं रहना चाहते, हमें आज़ादी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। जैसे बहुत सारे थिंकर्स उस टाइम पे हुए, जैसे जॉन लॉक, जैसे जीन जैक्यूस रूसो, या फिर जैसे मोंटेस्क्यू। तो लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने जो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी की डिमांड की और सेपरेशन ऑफ पावर्स की डिमांड की। मतलब रूसो ने कहा कि पॉपुलर सॉवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब लोगों के पास राज होना चाहिए, लोगों का रूल होना चाहिए, पावर लोगों के पास होनी चाहिए, लोग सर्वोपरि होने चाहिए, लोग जो हैं वो सुप्रीम होने चाहिए। तो मोंटेस्क्यू ने कहा कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए, मतलब वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट कर रहा है। मैंने बताया था ना आपको कि पॉपुलर सोवरेनिटी जो है वो डेमोक्रेसी का एक फीचर है। तो मतलब रूसो जो है वो वहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। तो रूसो जैसे थिंकर्स, लॉक जैसे थिंकर्स और मोंटेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वहाँ पे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और डेमोक्रेसी की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। मोंटेस्क्यू ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मतलब स्टेट अपना काम अलग से करेगी, रिलीजन अपना काम करेगा। पहले रिलीजन और स्टेट जो है वो आपस में मिले होते थे, लेकिन ये कहा गया कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए, मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशरी उन लॉस को चेक करेगी कि कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है, और रिलीजन का और चर्च का बिल्कुल सेपरेशन होना चाहिए। मकियावेली जैसे थिंकर्स ने कहा कि चर्च और स्टेट का, मतलब राजा का और धर्म का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है वो प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और डेमोक्रेसी की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है 1776 में। मतलब अमेरिका में एक रेवोल्यूशन होता है और उसके बाद अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। उसी के साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में। इन दो रेवोल्यूशंस के थ्रू क्या हुआ, मतलब ये जो दो रेवोल्यूशंस थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन रेवोल्यूशंस के अंदर लोग डिमांड कर रहे थे लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की। तो बेसिकली ये जो दो रेवोल्यूशंस हुए जिसमें अमेरिका ने जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल की, और अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हमें जो है वो इस सिस्टम में नहीं रहना है, हमें जो है वो लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। तो फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो 1776 में वो आज़ाद हो गए, तो मतलब लोगों के पास लिबर्टी इक्वालिटी आ गई। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी लोगों ने लिबर्टी इक्वालिटी का डिमांड किया, राइट्स का डिमांड किया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि डेमोक्रेसी जो थी वो एक पॉलिटिकल आइडियल की तरह जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। मतलब अब लोग जो है वो डेमोक्रेसी को एक पॉलिटिकल आइडियल की नज़र में देख रहे हैं। पहले जो है वो पॉलिटिकल आइडियल क्या होता था, मोनार्की होता था, या फिर दूसरा तरीका होता था अरिस्टोक्रेसी होता था, या फिर डिक्टेटरशिप आप कह सकते हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल आइडियल किसको माना जाने लगा, डेमोक्रेसी को। मतलब ये माना जाने लगा कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, राजा का रूल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया है,
इसलिए उसको एज ए पॉलिटिकल आइडियल इस्टेब्लिश किया गया। लोगों ने डेमोक्रेसी को जो है वो बड़ा प्रेज करना स्टार्ट किया, उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दी और ये कहा कि डेमोक्रेसी चाहिए हमें, ये सबसे बेहतर है। ग्रेजुअली क्या हुआ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज डेवलप होकर आया। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल होता है सभी के पास, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, मतलब धर्म जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी के पास। अडल्ट का मतलब होता है जो इन लोग अडल्ट हैं, मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग या फिर 21 साल की ऊपर के उम्र के लोग। और सफरेज मतलब राइट टू वोट, मतलब राइट टू वोट या वोट देने का अधिकार। तो ये कहा गया कि जो लोग अडल्ट हैं उनके पास सफरेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सफरेज मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए उन लोगों के पास जो अडल्ट हैं। और ये भी कहा गया कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब हर किसी के पास होना चाहिए, किसी धर्म जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, मतलब धर्म देखकर जो है वो राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर किसी के पास जो है वो राइट टू वोट होना चाहिए या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। तो ये आपको समझना है। उसी के साथ साथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ साथ या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जो थे वो डेवलप होके आए। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जैसे जुडिशरी है, ये इंस्टीट्यूशंस उभर करके आए। तो अब धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज के अंदर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गए, जुडिशरी स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई, एग्जीक्यूटिव स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से वहां पर राइट टू वोट और लेजिस्लेचर जो है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। वो डेवलप हो गए कहाँ पे, डेवलप हो गए कब, 19th 20th सेंचुरी में, मतलब 19वीं 20वीं शताब्दी में। उसके बाद ये रहा मॉडर्न पीरियड में डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट। उसके बाद अगर मैं कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात करूं, मतलब 1945 से लेके अब तक की अगर मैं बात करूं कि पिछले 80 साल का डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसा रहा है, तो आज के टाइम पे डेमोक्रेसी हैज स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज के टाइम पे डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंच गई है, दुनिया के सभी कोनों तक पहुंच गई है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा, वेरी फ्यू कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जो डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव नहीं रखती हैं या डेमोक्रेसी को वहां पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता है। मैनी कंट्रीज हैव रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। बहुत सारे देशों में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, मतलब अपने एमएलए और एमपीज को चुनते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज का मतलब क्या होता है कि वो लोकतंत्र जहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। उसके बाद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन, लाइक यूएन प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। तो आज के टाइम पे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है पूरी दुनिया के अंदर, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको प्रमोट किया जाता है कि जो ह्यूमन के राइट्स हैं, जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, जो जीने का अधिकार है, जो फ्रीडम्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, उनको कोई वायलेट ना करे, और उसको प्रमोट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और लोगों की पार्टिसिपेशन हो डेमोक्रेसी के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रमोट किया जाता है। तो आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स और पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि क्या इतिहास रहा है डेमोक्रेसी का, किस तरीके से डेमोक्रेसी डेवलप हुई है, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है डेमोक्रेसी का सिंस एंशिएंट टाइम्स टू द कंटेम्परेरी टाइम। एंशिएंट टाइम मैंने आपको बता दिया कि 3000 साल पहले से लेकर 1500 साल पहले तक एंशिएंट टाइम आता है। फिर मैंने आपको बताया कि 1500 साल पहले से लेकर 500 साल पहले तक हमारे पास मॉडर्न पीरियड आता है। फिर मॉडर्न पीरियड 500 साल पहले से लेकर हमारे पास मेडिवल पीरियड आता है, कब से लेके 1500 साल पहले से लेकर 500 साल पहले तक। फिर 500 साल पहले से लेके 1945 तक हमारे पास मॉडर्न पीरियड आता है। 1945 से लेके अब तक जो है हमारे पास कंटेम्प्रेरी पीरियड आता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्टार्टिंग डेमोक्रेसी की कहाँ पे हुई, तो ग्रीस में हुई, मतलब ग्रीक में हुई। वहां पे एथेंस में सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया गया, बट दैट वेरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वॉज वेरी लिमिटेड बिकॉज द वुमेन्स, द स्लेव्स एंड द फॉरेनर्स वर नॉट गिवन द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग प्रोसेसेस। एंड देन आई टोल्ड you that in medieval period democracy was almost frozen, were almost disappeared. Feudalism and monarchy was dominating in the medieval period. And I told you that but Magna Carta, which was a kind of document which has guaranteed some constitutional rights to the citizens of England. So
This was the exception in modern time that Magna Carta was there, Magna Carta of 1215, where the people were given some constitutional rights. Except this Magna Carta institution, democracy was almost disappeared, was almost frozen, and monarchy and feudalism was dominating. And then I told you that in modern period, this medieval period is also known as Dark Age. Dark Age means age of superstitions, age of blind faith, age of superstitions, age of blind faith and religion, and people are not using their reason and mind and logic. So basically there was the end of this dark age through Renaissance and Enlightenment, that people started giving up the superstitions, the blind faith on religion. People started questioning the religious norms. People started questioning the religious orthodoxy, religious suppression, and even king as well. And then we have witnessed the Renaissance and Enlightenment in 16th 17th century, and then this Renaissance and Enlightenment revived the idea of liberty and equality. Basically, with the help of Renaissance and Enlightenment, people started demanding liberty and equality, because no more people like living under suppression. No more people like that. No more people like the superstitions and orthodoxy. No more people like the suppression of religion. So basically, thinkers like Locke, Rousseau, and Montesquieu argued for the popular sovereignty. Particularly Rousseau demanded popular sovereignty, that power should be vested in the people, that people should be the supreme authority, that people should be the supreme authority and power should be vested in the people, rather than in medieval period power was vested in king, or we have seen a kind of monarchy there. And then thinkers like Montesquieu has argued for the separation of power. Montesquieu demanded separation of power because before that there was no separation of power between executive, legislature, and judiciary. Even church and king, even church and state were the combined institution. But the thinkers like Montesquieu has demanded the separation and power, and note it that separation of power is the important feature of democracy. So basically, popular sovereignty is also the important feature of democracy. So basically these thinkers Locke, Rousseau, and Montesquieu are demanding the democracy here. They are promoting the democratic values here. And then I told you that the American Revolution of 1776 and French Revolution of 1789, the people demanded liberty, equality, fraternity here. People demanded democracy here, and people do not wanted to live under the suppression of the king. And then American Revolution and French Revolution established the democracy as political ideal, established the democracy as the best form of government, and they disregarded monarchy, feudalism, and other forms of government, and they consider democracy as the best form of government. And then I told you that gradually universal adult franchise means there should be a right to vote, which is given to everyone. I mean, universal adult franchise means there should be equal voting rights. The equal voting rights should be given to everyone, despite irrespective of their religion, caste, race, color, creed. And I told you that representative institutions like legislature, parliament, judiciary, executive also developed in the 19th century. And then I told you that in contemporary period, democracy has been spread almost all the parts of the world. And I told you that many countries have representative and constitutional democracy. For example, in India, we are having here the representative democracy, because we elect our rulers, and those rulers are making laws and policies on the behalf of us. And then constitutional democracy means the democracies where constitution is being followed. And then I told you that global institutions like United Nations are promoting the democratic values, human rights. They are protecting the human rights, as well as they are promoting the participation of people in decision making in the administration of the country in the democracy. So ये रहा है एक evolution किसका, पूरे के पूरे डेमोक्रेसी का। उसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसी आती है, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी, जैसे कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों का राज। अब लोग दो तरीके से रूल कर सकते हैं, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर लोग रूल कर रहे हैं उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे, और इनडायरेक्टली अगर लोग रूल कर रहे हैं उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे, और उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो है
पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर लोग जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोग यहाँ पे खुद फैसले लेते हैं, खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जैसे हिंदुस्तान में, वहाँ पे लोग खुद डिसीजंस नहीं लेते हैं बल्कि उनके नेता डिसीजंस लेते हैं, उनके रूलर्स जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं। बट इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोग जो है वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि अगर कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फैसला लेना है, अगर कोई देश के अंदर पॉलिसी लानी है, कोई भी फैसला अगर देश के अंदर लेना है, डिसीजंस लेने हैं, तो वहां पे लोग डायरेक्टली लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजंस कौन लेता है, रूलर्स लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, सरकार लेती है, लोग डायरेक्टली नहीं लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव, और पीपल मेक लॉज डायरेक्टली, और लोग डायरेक्टली कानून बनाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जैसे इंडिया में लोग कानून नहीं बनाते हैं बल्कि जो लोगों के एमपी हैं, जो लोगों के एमएलएज हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कानून बनाते हैं। बट इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोग डायरेक्टली कानून बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एंशिएंट पीरियड के अंदर जो है वो एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, हालांकि ये लिमिटेड थी। मतलब यहाँ पे महिलाओं को राइट नहीं मिला हुआ था पार्टिसिपेट करने का। उसी के साथ स्लेव्स को, गुलाम जो होते हैं, उनको राइट्स नहीं मिले थे मतलब पार्टिसिपेशन के, और साथ ही साथ जो फॉरेनर्स हुआ करते थे उनको राइट्स नहीं मिले हुए थे। तो बेसिकली एंशिएंट टाइम में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल देखने को मिलती है एथेंस में, लेकिन वो लिमिटेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। मतलब वहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे डिसीजन मेकिंग में और लॉ मेकिंग में। अब मॉडर्न टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मतलब मॉडर्न टाइम में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती है। बहुत लिमिटेड जगहें ऐसी होंगी जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मॉडल को फॉलो किया जाता है, और उसमें से एक है स्विट्जरलैंड, जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मॉडल को फॉलो किया जाता है। स्विट्जरलैंड में जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और वहां पे लोग जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर और लॉ मेकिंग के अंदर। आज के टाइम पे क्यों डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि यार डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना, उसके अंदर इतने सारे लोग जो है ना इकट्ठे बैठ के कानून नहीं बना सकते हैं। इतने लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठ के, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतने बड़े बड़े देश हैं, क्या 140 करोड़ लोग इकट्ठा बैठकर हिंदुस्तान में किसी एक मैदान तो होगा ही नहीं इतना बड़ा, क्या इतने ज़्यादा लोग बैठकर जो है वो यहाँ पे कानून बना सकते हैं? और अगर कानून वो बनाने लग भी पड़े तो उसमें तो साल लग जाएंगे। कोई मतलब हर एक बंदे की बात जो है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं होगा कानून के बारे में। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, और इतनी पॉपुलेशन है कि आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग जो है इकट्ठा बैठकर फैसले नहीं ले सकते हैं, कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम पे आपको नज़र नहीं आती है, बड़े लिमिटेड एरियाज में नज़र आती है। खास करके हम स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का थोड़ा बहुत मॉडल देखने को मिलता है। हालांकि स्विट्जरलैंड में भी पूरे तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बात करूं तो ये जो है वो यूएसए, यूके और इंडिया जैसी कंट्रीज में फॉलो की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ के ऊपर जो है वो फैसले लेने का काम करते हैं, डिसीजंस लेने का काम करते हैं, या फिर कानून बनाने का काम करते हैं। तो लोग जो हैं वो इतने सारे लोग हैं, तो वो बेसिकली अपने रूलर्स को चुन लेते हैं कि तुम जाओ भाई, हमसे ये सरदर्द नहीं होती, हमसे ये कानून नहीं बनाए जाते, हम सारे लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तुम जाओ और तुम हमारे बिहाफ के ऊपर कानून बनाना, हमारे बिहाफ के ऊपर फैसले लेना। और लोग ये समझते हैं कि ये बंदा जो है जिसको हम चुन रहे हैं ये लायक आदमी है, और ये हमारी बात आगे रख सकता है, हमारे बिहाफ के ऊपर ये डिसीजन मेकिंग या लॉ मेकिंग कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, और ये जो है वो मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज में, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, जैसे इंडिया, यूएसए, यूके। अब ये जो है वो दो मेन टाइप्स हैं डेमोक्रेसी की, कौन सी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हमारे पास कुछ और टाइप्स भी आती हैं डेमोक्रेसी की, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी, सोशली डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, राइट। अब लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है? देखो, इन टाइप्स को ना तो आप अलग ही रखो। मतलब ये टाइप्स जो है वो डेमोक्रेसी को ब्रॉडली जो है ऑन द बेसिस ऑफ रूल के, रूल कौन करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रूल जो है वो ये दो टाइप्स हमारे पास आती हैं, जो मेन टाइप्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये जो टाइप्स हैं ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रूल नहीं है, यहाँ पे बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी हम इन टाइप्स को देख रहे हैं कि किस तरीके की विचारधारा या सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है? लिबरल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। मतलब लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर जो है
लिबरल डेमोक्रेसी पूरी की पूरी किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके गवर्नमेंट काम नहीं करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्स के विदिन ही गवर्नमेंट को ऑपरेट करना पड़ता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कानून का राज होता है, कानून की नजर में सारे बराबर होते हैं, तो कानून सभी को इक्वली ट्रीट करता है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स मतलब एक इंसान के जो राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ, जैसे राइट टू लाइफ, जैसे राइट टू रिलीजन, जैसे राइट टू रिलीजन, जैसे राइट टू इक्वालिटी, जैसे राइट टू इक्वालिटी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो इंडिविजुअल राइट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन भी वहां पे लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर की जाती है। तो लिबरल डेमोक्रेसी में मोटा मोटा आप ये देखिए कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर जो है वो सरकार फैसले नहीं ले सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही सभी को काम करना होता है। कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी सरकार का आदमी, प्रधानमंत्री इवन संविधान के बाहर नहीं जा सकता है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज होता है, कानून सबको इक्वली ट्रीट करता है, कोई भी कानून की नज़र में बड़ा या छोटा नहीं होता है। और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स मतलब वहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी प्रॉपर्टी, या फिर जो आपका राइट टू रिलीजन है, या फिर जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसी के साथ साथ पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। मतलब लोगों ने जिस गवर्नमेंट को चुना है, लोगों ने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनकी पावर लिमिटेड होती है। मतलब वो जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, वो संविधान के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन ही रह के उनको सब कुछ करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को इवन की प्रधानमंत्री भी वायलेट नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनकी पावर्स को लिमिटेड कर देता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्स के मतलब बाउंड्रीज के अंदर ही इनको ऑपरेट करना होता है। ये अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, या वो पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जो संविधान के खिलाफ जाती हूं। जैसे हिंदुस्तान की आप बात कर लो ना, क्या हिंदुस्तान में आपकी सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन सकती है? नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकती हमारी गवर्नमेंट। अगर करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं करने देगा, हमारी जुडिशरी उसको नहीं करने देगी। एग्जाम्पल क्या है लिबरल डेमोक्रेसी की? तो जैसे इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है, यूके एक लिबरल डेमोक्रेसी है, और यूएसए एक लिबरल डेमोक्रेसी है। लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर लिबर्टी को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसको? लिबर्टी को, मतलब एक इंसान की स्वतंत्रता को, कि एक इंसान जो चाहे वो करे। मतलब एक इंसान के ऊपर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रेंट्स नहीं होनी चाहिए। एक इंसान जो उसकी मर्जी करती है वो करे। हाँ, वो कानून के खिलाफ या कानून के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता है, किसी का रेप नहीं कर सकता है, लेकिन कानून के अंदर वो जो मर्जी उसकी करती है वो सब कर सकता है। उसके ऊपर कोई किसी तरीके का दबाव रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो लिबर्टी को भी यहाँ पे बहुत महत्व दिया जाता है, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को। उसके बाद हमारे पास आती है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो होती ही है, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ भी कंबाइन कर दिया जाता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपके पास राइट टू वोट है। क्या है? राइट टू वोट है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि हर कोई इलेक्शंस लड़ सकता है, हर किसी के पास इलेक्शंस लड़ने का अधिकार है। तो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, लेकिन वहां पे हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। मतलब लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर भी फोकस किया जाता है, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी को जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि जो देश के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच में दरार है उसको खत्म करना। मतलब जो लोग बहुत अमीर हैं और जो लोग बहुत गरीब हैं उनके बीच का डिफरेंस खत्म करना और सभी लोगों को बराबर करना। मतलब इकोनॉमिकली जो है वो सारे लोग बराबर हो जाएं, अमीर और बीच के बीच, गरीब के बीच में इतना डिफरेंस ना बचे, तो सारे लोग जो हैं वो बराबर हो जाएं। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं। तो यहां पे एक ही बात आपको याद रखनी है कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी इनके लिए प्राथमिकता है। लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर यह कहा जाता है कि जिसमें कैपेबिलिटी है वो उतना अर्न करे। अगर किसी में दम है तो 200 करोड़ 400 करोड़ जितने मर्जी पैसे कमाए, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर कहा जाता है कि नहीं, जो लोग अमीर हैं, बहुत अमीर, उनसे पैसा लेके हमें गरीबों में भी बांटना है, तो आपको हमें जो है इक्वालिटी करनी है समाज के अंदर, इकोनॉमिक इक्वालिटी। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक
इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ रिलेट किया जाता है, उसको कंबाइन कर दिया जाता है कि भाई राइट टू वोट सभी के पास है, सारे लोग जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे लोग कानून की नज़र में भी बराबर है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए, मतलब आर्थिक लिहाज से समानता होनी चाहिए। ट्राइज टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस किया जाता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए लोगों के पास, मतलब समाज के अंदर लोग जो है वो इक्वली ट्रीट होने चाहिए, मतलब समाज के अंदर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट के आधार पे मतलब जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई कलर के रंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़की है तो इसके साथ हम भेदभाव करेंगे, या महिला है तो इसके साथ हम भेदभाव करेंगे, रिलीजन के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मतलब समाज के अंदर किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जाता है कहाँ, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर। उसी के साथ साथ वेलफेयर ऑफ ऑल के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब सभी की वेलफेयर के लिए काम करना है, सभी की खुशहाली के लिए, वेलफेयर के लिए हमें काम करना है, सभी की बेटरमेंट के लिए हमें काम करना है। तो वेलफेयर ऑफ ऑल के ऊपर फोकस किया जाता है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल क्या है, हमारे पास कोई कठोर एग्जांपल तो नहीं है, क्योंकि सोशलिस्ट भी हो डेमोक्रेसी भी हो वो मतलब आज के टाइम पे हमें बड़ा रेयर देखने को मिलता है। हालांकि फॉर्मर यूएसएसआर मतलब जो आज का रशिया है उसको हम एग्जांपल ले सकते हैं, और साथ ही साथ चाइना को एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का ये कहना है कि भाई यूएसएसआर और चाइना डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे सोशलिज्म जरूर है, रशिया में सोशलिज्म जरूर है, या फिर जो यूएसएसआर हुआ करता था मतलब 1991 से पहले, वहां पे सोशलिज्म जरूर है। चाइना में सोशलिज्म जरूर है, सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो जरूर किया जाता है, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोगों का कहना है, क्योंकि वहां पे वन पार्टी रूल है, वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी है। और अगर जहां पे एक पार्टी हो वहां पे कैसे डेमोक्रेसी हो सकती है। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की हमारे पास कोई कठोर स्टीक एग्जांपल हमारे पास दुनिया में इस वक्त नहीं हो सकती है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ इनकरेजेस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन ऑल स्टेजेस ऑफ गवर्नेंस, नॉट जस्ट इलेक्शंस। इसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई जो लोग हैं उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए गवर्नेंस की सभी स्टेजेस के अंदर। सिर्फ और सिर्फ लोगों का काम ये नहीं है कि लोगों ने वोट दिया और सरकार बन गई और सरकार अब काम करेगी और लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि लोगों को वोट देने के बाद भी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पूरी नजर रखनी है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर पूरी नजर रखनी है, गवर्नेंस के ऊपर पूरी नजर रखनी है। अगर कहीं पे करप्शन हो रही है उसको एक्सपोज करना है, अगर कहीं पे गवर्नमेंट गलत कर रही है उसको आपको अपोज करना है, आपने प्रोटेस्ट करने हैं, आपको पूरी नजर रखनी है सरकार के ऊपर, सरकार क्या कर रही है, पूरा जवाबदेह बनाना है सरकार को। इसको हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है, लोगों ने वोट दिया और बना दिए अपने रूलर्स, अब लोग भूल जाते हैं, अब रूलर्स अपनी मर्जी से जो उनकी मर्जी करती है वो करते हैं, कोई करप्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ठेकेदार पैसे खा रहा है। तो इस तरीके से होता है अक्सर हिंदुस्तान जैसे देशों में। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब यह हुआ कि भाई वोट आपने दे दिया है, लेकिन वोट देने के बाद भी पूरे 5 साल आपको रूलर्स के ऊपर नजर रखनी है, आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है किसमें, सारी स्टेजेस ऑफ गवर्नेंस के अंदर। मतलब गवर्नेंस जो चल रही है देश की, कहीं पे पैसा खर्चा जा रहा है तो कितना खर्चा जा रहा है, पूरा का पूरा आपको उसके ऊपर नजर रखनी है, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है। इवन कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए और गवर्नेंस के ऊपर आप नजर रख सकें, इसको प्रमोट करने के लिए आपके पास आरटीआई एक्ट भी है 2005 का। मतलब आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कहाँ पे कितना पैसा खर्चा जा रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये आरटीआई एक्ट इसीलिए लाया था ताकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके और गवर्नेंस के अंदर जो है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो सके सिटीजन्स की। तो ये हमारे पास जो है वो 5 तरह की डेमोक्रेसी आती है, जिसके अंदर आपको मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल दिया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या, जैसे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स जिसमें पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं, पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज़। तो यहाँ पे ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है हमारी, यहाँ पे भी हमें डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, खास करके पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में। आपने देखा होगा कि गांव में जो सारे लोग होते हैं, गांव के जो वोटर्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और गांव में ग्राम सभा लगती है और सारे लोग इकट्ठे होकर गाँव की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, फैसले लेते हैं। तो हाँ, इंडिया में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें लोकल लेवल पर, मतलब विलेज लेवल पर देखने को मिलती है, पंचायती राज सिस्टम में या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ में। मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ जो है, मतलब हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, वहाँ पर भी हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल देखने को मिलती है। दिस वाज द स्टोरी सो फॉर विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी मीनिंग एवोल्यूशन एंड टाइप्स, जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर ए से लेकर जेड तक कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है अक्षय ठाकुर JK, AKSHAYTHAKUR_JK। तो यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या क्वेरी या डाउट पूछ सकते हैं। और मैंने 400 लेक्चर आसपास, 400 के आसपास लेक्चर शूट किए हैं आज तक, कम से कम आधे घंटे के, एक घंटे के। और इट्स बीइंग फर्स्ट टाइम कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बट छोड़ो, खैर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।